हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो बायोग्राफी है, उन्होंने जो उनका जो समय था प्रेसिया के, जब वो मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आने वाले समय में वो जर्मनी यूनाइट जब हो गया था तो उसके वो चांसलर भी बने थे। तो ये इन दौरान उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई थी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बिस्मार्क का पूरा नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। उनका जन्म 1815 में हुआ था। एक वो जंकर फैमिली में जन्म हुआ था। जंकर फैमिली कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जो बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, जिनके पास बहुत ही खेतीबाड़ी उस ज़माने में जिन परिवारों में हुआ करती थी, उनको जंगल कहा जाता था। अब जब 32 साल के थे बिस्मार्क, तो उनको प्रेसिया की जो लेजिस्लेचर है उसका मेंबर बनाया गया था। काफ़ी कम उम्र में ही उनको राजनीति में जगह मिल चुकी थी। वहाँ उन्होंने प्रेसिया की लेजिस्लेचर में अपनी जो भूमिका थी वो किस प्रकार अपनाई। उनकी जो विचारधारा थी वो रॉयलिस्ट और रिएक्शनरी की थी। रॉयलिस्ट का मतलब ये होता है जो राजा का सिद्धांत होता है उसको जो समर्थन करता है, उन्हें रॉयलिस्ट कहते हैं। तो बिस्मार्क भी जो किंग सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम, उसका वो पक्ष के बारे में उनकी विचारधारा थी कि उनका मानना था कि जो राजा है उसके पास एक डिवाइन राइट होता है शासन करने का, यानी ईश्वर उसे चुनता है राजा को, और राजा ही एक अच्छा वाला सिस्टम है, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा वो जर्मनी का यूनिफिकेशन जब बात चल रही थी यहाँ पर, जो रिफॉर्म पार्टीज़ है वो कोशिश उनकी रहती थी इस समय कि जर्मनी को यूनिफाई कर दिया जाए। लेकिन बिस्मार्क इस समय इस यूनिफिकेशन के खिलाफ थे जर्मनी के। वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा तो प्रेसिया, जहाँ से ये आते हैं बिस्मार्क, वो इस प्रोसेस में अपनी इंडिपेंडेंस खो देगा। इसलिए ये जर्मनी का यूनिफिकेशन के खिलाफ थे। अब इनको कुछ समय बाद प्रेसिया के राजा द्वारा एफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी, जिसमें इनको प्रेसिया की डेलीगेशन में शामिल किया गया। इस एफर्ट पार्लियामेंट का काम ये था कि जर्मन कॉन्फेडरेशन 1848 रेवोल्यूशन जब शुरू हुई थी उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके बाद जर्मन कॉन्फेडरेशन का ये पूरा क्षेत्र जर्मन कॉन्फेडरेशन में आता था। तो अब इस क्षेत्र को क्या दर्जा होगा, इस क्षेत्र को क्या दर्जा मिलेगा, उसी के लिए ही ये पार्लियामेंट बिठाई गई थी, एफर्ट पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट का काम ये था कि जो इस जर्मनी का भाग है, यहाँ पर किस तरह से चीज़ें होगी। क्या यहाँ पर यूनाइट कर दिया जाएगा जर्मनी को, या फिर जर्मनी पहले की तरह बिखरा रहेगा कई भागों में। ये काम इसको सौंपा गया था एफर्ट पार्लियामेंट को। किसने सौंपा था? प्रेसिया ने सौंपा था। और प्रेसिया ने सौंपा था तो प्रेसिया के साथ छोटे छोटे जो दूसरे जर्मनी स्टेट है वो भी आके इस पार्लियामेंट में उन्होंने भागीदारी ली थी, लेकिन ऑस्ट्रिया को छोड़ के। ऑस्ट्रिया एक इससे इस पार्लियामेंट से अलग रखा गया था ऑस्ट्रिया को। इसके अलावा दूसरे जर्मनी स्टेट इसमें शामिल थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफर्ट पार्लियामेंट में जो संभावना थे वो कई प्रकार की थी, क्या ये यूनाइट होगा या नहीं होगा। तो जो बिस्मार्क का ओपिनियन था वो इसको यूनाइट नहीं करना चाहते थे जर्मनी को, और उन्होंने इस एफर्ट पार्लियामेंट में जो भी अपनी बातें रखी वो इसी विचारधारा के आधार में रखी थी। अब 1800 क्योंकि एफर्ट पार्लियामेंट असफल हो गई, और ये जो पार्लियामेंट का इसका मैंने एक वीडियो बना रखा, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इतना कहना काफ़ी होगा कि असफल हो गई थी, और जर्मनी को क्या कर दिया गया था, फिर से जर्मन कॉन्फेडरेशन में, जो 1848 के बाद ख़त्म कर दिया गया था, फिर से उसे रिवाइव करके फिर से जर्मन कॉन्फेडरेशन सिस्टम आ गया था यहाँ पर। और जर्मनी कुछ समय तक फिर से टूटा रहा, और उसको यूनिफिकेशन पूरा इस समय हुआ था। उससे पहले ये जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा हुआ करता था। और तो ये एफर्ट पार्लियामेंट जब असफल हो गई, तो इसके बाद जो फ्रेडरिक विलियम फोर है, जो कि प्रुसिया के राजा थे, उन्होंने बिस्मार्क को जर्मन कॉन्फेडरेशन जो फिर से तुम्हें आ गया था उसकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर प्रुसिया का डेलीगेशन के रूप में भेजा। अब यहाँ पर क्योंकि जर्मन जो कॉन्फेडरेशन में दो बड़े राज्य शामिल थे, एक प्रुसिया और एक ऑस्ट्रिया, और दोनों की जो पावर थी वो लगभग बराबर थी। लेकिन ऑफिशियल तौर में इस जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो लीडरशिप थी वो ऑस्ट्रिया को मिल रही थी। यानी इसका जो स्पीकर होता था
जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो स्पीकर होता था वो हर समय ऑस्ट्रिया से चुन के आता था, लीडरशिप इसे मिल रखी थी। तो क्योंकि पर्सिया भी इससे कम पावरफुल नहीं था, तो बिस्मार्क ने यही पॉलिसी अपनाई। वो जब तक इसके मेंबर बने रहे 8 साल तक इस जर्मन कॉन्फेडरेशन पार्लियामेंट के, तो उन्होंने हर समय ये जताने की कोशिश करी कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया बराबर है और किसी भी मायने में पर्सिया ऑस्ट्रिया से कमज़ोर नहीं है। ये इन्होंने अपने हाव भाव और अपनी बातों से ये जताने की कोशिश करी थी। लेकिन जब इस जर्मन कॉन्फेडरेशन पार्लियामेंट के जब 8 साल तक इनकी मेंबरशिप थी, तो इनके विचारों में भी चेंजेस आने शुरू हो गए थे। जैसे कि पहले हमने पढ़ लिया था कि बिस्मार्क पहले जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का उसके खिलाफ रहते थे हर समय। लेकिन जब इस पार्लियामेंट में उनको लोगों से उन्होंने बात की, दूसरे जर्मन स्टेटों से, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो एक तरीके से अगर हो जाता है तो उसका फ़ायदा पर्सिया को भी मिलेगा। ये उनका अब ये बात वो समझने लग गए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो यूनिफिकेशन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी को कम से कम जगह मिलनी चाहिए। और जो वो किस तरह से होगा ऐसा काम, उन्होंने कहा ये हमको ये मिडिल क्लास लिबरल वर्ग जो है इसको अपना एलाई बनाना पड़ेगा, साथी बनाना पड़ेगा। और ये लिबरल लोग, दो तरह के लोग होते हैं, एक लिबरल और एक डेमोक्रेट। बिस्मार्क ने कहा कि अगर हमें जर्मनी को यूनाइट करना है तो इनका साथ हमें नहीं लेना है। ये जो डेमोक्रेट लोग हैं ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे अगर हम इनका साथ लेंगे। तो लिबरल लोग क्या है, इनको डेमोक्रेसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी हो ना हो। लिबरल विचारों के मानने वाले लोग इस डेमोक्रेसी से इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी हो तो भी इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो डेमोक्रेट लोग होते हैं उनको डेमोक्रेसी वाला सिस्टम चाहिए रहता है। लिबरल लोगों को क्या चाहिए रहता है, इनको चाहिए रहता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड चाहिए रहता है इन्हें, यानी जो व्यापार है वो फ्री हो, कहीं पर कोई बाउंड्री ना हो। इसीलिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का सपोर्ट करते थे, क्योंकि अगर ये जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा तो फ्री ट्रेड भी यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इसीलिए लिबरल लोग को ये बिस्मार्क अपना साथी बनाना चाहता था, क्योंकि ये जर्मनी यूनिफिकेशन का सपोर्ट भी करते थे और जो बिस्मार्क चाहता था कि डेमोक्रेसी को कम से कम जगह मिले या ना मिले उसका भी ये सपोर्ट करते थे लिबरल। अगर सपोर्ट नहीं भी करते थे तो उनको कोई मतलब ही नहीं था डेमोक्रेसी से, हो ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक घटना हुई 1857 में। फ्रेडरिक विलियम फोर जो अब तक पर्सिया के राजा थे, उनको स्ट्रोक पड़ गया, हार्ट अटैक टाइप का आ गया उन्हें। और इसके बाद उनका जो भाई है विल्हम, उन्होंने पर्सिया का गद्दी संभाली। अब जो नए राजा थे उन्होंने क्या किया, बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से, जो कि जर्मन कॉन्फेडरेशन की पार्लियामेंट थी, वहाँ से हटा के उनको रसिया में पर्सिया का अम्बेसडर के तौर में नियुक्त किया। इस दौरान क्या हुआ कि कई चीज़ें, जब उन्हें रसिया का अम्बेसडर बना दिया गया तो वो उनको जर्मनी का अफेयर छोड़ के रसिया की तरफ ही उनका ध्यान रहा। लेकिन इस दौरान कई चीज़ें हो रही थी जर्मनी के क्षेत्रों में जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी और बिस्मार्क इन पर नज़र बनाए रखते थे। और जैसे एक घटना यहाँ पर दी गई है कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई थी 1859 में। फ्रांस इधर की तरफ है और ऑस्ट्रिया इधर की तरफ है। इन दोनों की लड़ाई हुई थी किसके लिए, इटली के लिए। इटली का इस समय इंडिपेंडेंस वार चल रहा था तो उसका सपोर्ट फ्रांस कर रहा था। तो इसी दौरान इटली के वार के दौरान फ्रांस और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई और इसमें फ्रांस ने जो कुछ क्षेत्र छीन लिया था ऑस्ट्रिया से। अच्छा, तो ये हो गया। अब प्रसिया का क्या करेगा इस सिचुएशन में। प्रसिया के राजा ने क्या किया, उसने अपनी बॉर्डर की जो फ्रांस से लगती थी वहाँ पर अपनी सेना भेज दी और फ्रांस को चेतावनी दी कि अब वो जो ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर रहा है उसे वो रोक दे। ये फ्रेडरिक विलियम ने किया। जबकि बिस्मार्क ये चाहते थे कि प्रसिया इस जो ऑस्ट्रिया का लूट चल रही है, ऑस्ट्रिया की ज़मीन हड़प ली जा रही है, उसमें वो भी सम्मिलित हो। प्रसिया, ये बिस्मार्क चाहते थे। जबकि जो प्रसिया का राजा है उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को कमज़ोर होने से रोक दिया
क्योंकि उसने फ्रांस को कहा कि अब अपनी जो सेना है इससे वापस ले जाओ अपने देश में। तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। वो जो बिस्मार्क है वो ऑस्ट्रिया को कमज़ोर करना चाहते थे, जबकि जो प्रेशिया का राजा है वो ये चाहता था कि प्रेशिया जो ऑस्ट्रिया वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो। वो क्यों ना हो? वो इसलिए ना हो क्योंकि जो फ्रांस है वो प्रेशिया के ऊपर अटैक भी कर सकता है अगर ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो गया तो ये चीज़ें बनी रही, जबकि बिस्मार्क इसके उलट चाहते थे। अब क्या हुआ कि एक घटना ऐसी हुई, 1862 तक ये एम्बेसडर बने रहे। उसके बाद इनको प्रेशिया में वापस बुला दिया गया था। उसमें इन्होंने क्यों बुलाया गया था? इन्हें बुलाया इसलिए किया गया था क्योंकि जो प्रेशिया के राजा था और प्रेशिया की जो लेजिस्लेचर थी, उन दोनों में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। जो राजा था उसको क्या करना था, बजट पास करवाना था। उस समय सिस्टम ये था कि कोई भी बजट किसी राजा को पास करवाना चाहिए या सरकार को पास कराना पड़ता था, उसको पहले पार्लियामेंट में भेजा जाता था। अगर पार्लियामेंट के मेंबर उसको पास कर देते थे तो फिर वो जो सरकार है उसमें मुहर लगा देती थी। लेकिन जो अगर पार्लियामेंट उस बजट को रोक देते थे, पास नहीं होने देते थे, तो जो राजा है या फिर गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो डेडलॉक की स्थिति इस मामले में हो जाती थी। यानी कोई भी बजट पास कराना है या फिर कोई टैक्स नया लगाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मंजूरी नहीं दी। जो प्रेशिया का राजा बजट पास करवा रहा था उसमें मंजूरी नहीं मिल पाई उसे। इसमें क्या हो गया कि जब डेडलॉक की स्थिति आ गई तो एक ही व्यक्ति था जो इसको सुलझा सकता था, वो था बिस्मार्क। तो इसीलिए बिस्मार्क को प्रेशिया में वापस बुलाया गया और उन्हें मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अब बिस्मार्क ने एक तरीका निकाला इसको सिचुएशन को सॉल्व करने का। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा हमें लेजिस्लेचर अगर ये पार्लियामेंट बजट अगर पास नहीं करती है तो कोई बात नहीं, हम पार्लियामेंट की बात मानेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, पिछले साल वाला बजट का जो पास किया गया था उसी आधार में इस साल का बजट का खर्चा चलाएंगे। तो उन्होंने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज कर दिया था, बिस्मार्क ने कर दिया था। अब इससे ये हो गया कि जो पार्लियामेंट के मेंबर थे और बिस्मार्क के संबंध खराब हो गए। इसके अलावा बिस्मार्क ने फ्रीडम ऑफ प्रेस जो कि मिली थी पर्शिया के लोगों को, उसमें भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तो इन्हें सफलता मिल गई थी, लेकिन ये सफलता उन्हें पर्सनल तौर में मिली थी, लेकिन जो उनकी पॉपुलैरिटी थी इस समय लोगों में वो काफ़ी कम थी, क्योंकि वो लोगों के अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ब्लड एंड आयरन स्पीच इन्होंने दी थी, बहुत महत्वपूर्ण बिस्मार्क ने। इसमें क्या कहा गया था इनके द्वारा, इसमें इन्होंने आयरन एंड ब्लड का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि प्रेशिया को आने वाले समय में जो भी उसके सामने समस्या उत्पन्न होगी तो समस्या को प्रेशिया सॉल्व करने में तभी कामयाब होगा जब वो इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा, ब्लड और आयरन। ब्लड का कहने का मतलब है लड़ाई। अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी प्रेशिया के सामने आती है तो प्रेशिया को उसको बिल्कुल क्या करना चाहिए, लपक लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अपना बात कही थी, फ्रांस ने जब ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया था तो बिस्मार्क ने यही पॉलिसी के तहत कहा था कि हमें भी ऑस्ट्रिया की लूटपाट में शामिल हो जाना चाहिए, जबकि वो राजा ने इनकी बात नहीं मानी। और तो यही चीज़ इन्होंने कही थी कि कभी भी हमें किसी कमज़ोर देश को अगर हमारे फ़ायदे में उसको लूटना, उसके ऊपर कब्जा करना, तो हमें वो अपनाना चाहिए वो तरीका। आयरन, ये पॉलिसी के तहत क्या था, आयरन यानी इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री मजबूत बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रेशिया को, अगर उसे आने वाले समय में मजबूत देश बनना है तो ये दो चीज़ों के ऊपर उसे निर्भर रहना पड़ेगा। यही ब्लड एंड आयरन स्पीच का मतलब था। अब बिस्मार्क का जर्मनी यूनिफिकेशन में क्या रोल था, बहुत महत्वपूर्ण रोल था। बिस्मार्क सबसे पहले ये जो जर्मन यूनिफिकेशन वार है, ये इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो केवल बिस्मार्क के फैसलों की चर्चा करेंगे कि उन्होंने उनका फैसले का क्या फ़र्क पड़ा था इस यूनिफिकेशन वार में। तो जैसे कि पता है हमें कि सेल्सिक हॉस्टाइन का मामला चल रहा था और उसके सेल्सिक हॉस्टाइन की ऑटोनॉमी
डेनमार्क के राजा द्वारा हटा दी गई थी। तो बिस्मार्क ने, जो डेनमार्क का राजा था, उसके फैसले को उन्होंने उसका विरोध किया। तो इन्होंने बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलके अपनी सेना डेनमार्क में भेजी और डेनमार्क के राजा को हरा के सेल्सविक हॉस्टाइन वाले क्षेत्रों को जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिला दिया। अब ये हो गया कि जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिल गया था, लेकिन सेल्सिक हॉस्टाइन को किस में बांटा जाए, क्या वो प्रेसिया के पास जाएगा कि ऑस्ट्रिया के पास। तो इन्होंने आपस में फैसला ये लिया था कि एक सेल्सिक प्रेसिया के पास चले जाएगा और हॉस्टाइन जगह ऑस्ट्रिया के पास चली जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया इस फैसले से मुकर गया वो, और उसने कहा कि अब जो भी फैसला होगा इन दोनों डची के बारे में, सेल्सिक और हॉस्टाइन की, वो पार्लियामेंट करेगी। तो क्या हो गया कि बिस्मार्क को एक ओपनिंग मिल गई। ऑस्ट्रिया के साथ संबंध खराब हो गए थे क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है वो अपने समझौते से मुकर गया था। तो ओपनिंग जब मिल गई थी तो उनको अब लग गया था कि अब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करनी ज़रूरी हो गई पर्सिया को। तो उन्होंने यही किया, लेकिन लड़ाई का ओपनिंग तो मिल चुकी थी। और एक और उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम अपने देश के लिए ये उठाया कि उन्होंने इटली को भी अपने साथ मिला दिया। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया जो साम्राज्य था वो उस इटली के कुछ भागों में वो कब्जा उसका था, अभी भी बचा हुआ। तो इटली को जब बिस्मार्क के राजा ने, जो बिस्मार्क था उसने इटली के राजा के साथ समझौता किया और समझौते के तहत प्रेसिया और इटली दोनों मिलके ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करेंगे। और ऑस्ट्रिया जब हार जाएगा तो जो ऑस्ट्रिया का जो इटली वाला भाग है वो इटली में मिला दिया जाएगा और इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगा। ये तरीका बिस्मार्क ने अपनाया था। इसका भी फ़ायदा मिला क्योंकि जब ऑस्ट्रिया के साथ हॉस्टाइन जो जगह है उसमें जब प्रेसिया ने अपनी सेना भेजी तो इस लड़ाई की शुरुआत मानी जाती है। हमें सेकेंड यूनिफिकेशन वार कहेंगे इसे, क्योंकि फर्स्ट यूनिफिकेशन वार तो डेनमार्क वाली लड़ाई थी। ये जो सेकेंड यूनिफिकेशन वार की जब शुरुआत हो गई तो प्रेसिया और इटली ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया। और जब हरा दिया गया था तो बिस्मार्क ने ये बड़ा चतुर भरा फैसला लिया। उन्होंने ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्रफल था उसका कोई भी हिस्सा उन्होंने प्रेसिया में नहीं मिलाया। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था उनकी तरफ से। और ये क्यों महत्वपूर्ण और अच्छा कदम था, वो इसीलिए था क्योंकि अगर वो ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्रफल प्रेसिया में मिला देते, उससे जो ऑस्ट्रिया का देश है या ऑस्ट्रिया के लोग हैं उनमें पर्सिया के प्रति नफ़रत की भावना पैदा हो जाती और वो बदले की भावना के लिए क्या करते, एक मौका का इंतज़ार करते और पर्सिया के ऊपर अटैक करते जब उन्हें मौका मिलता। क्योंकि आने वाले समय में पर्सिया और फ्रांस की लड़ाई भी थी। तो बिस्मार्क को पता था कि आने वाले समय में उनका संघर्ष फ्रांस के साथ है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रिया को न्यूट्रल करने के लिए ये तरीका अपना दिया। और इससे क्या हो गया कि क्योंकि ऑस्ट्रिया की कोई ज़मीन प्रेसिया ने अपने पास नहीं मिलाई तो ऑस्ट्रिया आने वाले समय में न्यूट्रल हो गया मामले से। न्यूट्रल मामले से कहने का ये तात्पर्य है कि अब प्रेसिया किसी भी देश के साथ लड़ाई करे उसमें ऑस्ट्रिया न्यूट्रल होगा। वो ना तो पर्सिया का साथ देगा ना ही वो पर्सिया के खिलाफ रहेगा। तो क्या हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कदम उठाया था। अब तीसरी लड़ाई जो हुई यूनिफिकेशन की वो थी फ्रैंको पर्सियन वार, वो फ्रांस के साथ लड़ाई। अब इसमें ये हुआ कि फ्रांस जो था, इस लड़ाई का ओरिजिन इस तरह से माना जाता है कि स्पेन का जो रानी थी वो रानी को हटा दिया गया था स्पेन के लोगों द्वारा और वो फिर किसी दूसरे एम्परर की खोज में निकल पड़े। और उन्होंने 3 लोगों का नाम सुझाया था फ्रांस के राजा को, क्योंकि फ्रांस इस समय पावर ब्रेकर का काम कर रहा था स्पेन के मामलों में, उसका काफ़ी दखल रहता था तो उसकी मंजूरी मिलनी ज़रूरी थी। तो फ्रांस के राजा ने क्या किया कि तीनों नामों को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब स्पेन के लोगों ने क्या किया, उन्होंने अब एक होहेंजोरेन डायनेस्टी का एक राजा था, प्रिंस, होहेंजोरेन डायनेस्टी का एक प्रिंस था, उसको उन्होंने नॉमिनेट करने की कोशिश की। अभी होहेंजोरेन जो डायनेस्टी का राजा था ये राजा अभी नहीं था, क्योंकि अभी हम इसको केवल प्रिंस कहेंगे।
होरिजोनियन डायनेस्टी का जो प्रिंस था, ये वही डायनेस्टी है जो पर्सिया में भी राज करती थी, यानी पर्सिया का राजा भी इसी होरिजोनियन डायनेस्टी का आता था। अगर ये नॉमिनेट हो जाता तो स्पेन का राजा होरिजोनियन डायनेस्टी का मिल जाता उनको। ऐसे जो फ्रांस है उसको बड़ी दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि पर्सिया एक मजबूत देश था, फ्रांस का नेबर। तो जब कोई दो पड़ोसी मजबूत होते तो उनके संबंध हर समय ख़राब होते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो पर्सिया और ऑस्ट्रिया के संबंध अच्छे पहले से ही नहीं थे। अब क्योंकि ये यहाँ पर फ्रांस आ जाता है और यहाँ पर स्पेन आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इससे ये था कि अगर होरिजोनियन डायनेस्टी का प्रिंस स्पेन का राजा बन जाता है तो यहाँ पर भी होरिजोनियन डायनेस्टी का राजा बन जाएगा और यहाँ पर्सिया में भी होरिजोनियन डायनेस्टी का राजा बन जाएगा। तो फ्रांस के दोनों बॉर्डर में होरिजोनियन डायनेस्टी का राजा होने से फ्रांस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसके दोनों पड़ोस में दुश्मन उसके आ जाएंगे। पहले तो स्पेन में उसका दबदबा था फ्रांस का, अब ये दबदबा हट जाएगा और फ्रांस कमज़ोर पड़ जाएगा। ये डर वहाँ फ्रांस के राजा को था। तो इसी डर को उन्होंने क्या किया, और बिस्मार्क का यहाँ पर ये भूमिका थी कि बिस्मार्क ने होरिजोनियन डायनेस्टी का जो प्रिंस था उसको काफ़ी, उसने प्रिंस को कहा कि आपको ये स्पेन का जो ताजपोशी है इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बिस्मार्क ने कहा था, क्योंकि उसे खुश हो गया था। बिस्मार्क को क्या चाहिए था, उसको एक मौका मिल गया फ्रांस को कमज़ोर करने का, तो उसने उस आधार में इसको अपनाया। लेकिन नेपोलियन ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि अगर होरिजोनियन डायनेस्टी का कोई भी प्रिंस स्पेन का राजा बनता है तो हम लड़ाई की शुरुआत कर देंगे। तो इसी दबाव में आके पर्सिया का जो था राजा और होरिजोनियन डायनेस्टी का जो प्रिंस था, उन्होंने फैसला लिया कि वो अब इस नॉमिनेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फ्रांस इतने तक खुश नहीं था। उसने ये कहा कि जो होरिजोनियन डायनेस्टी का प्रिंस है वो कभी भी स्पेन का राजा नहीं बन पाएगा। कभी भी कोई भी होरिजोनियन डायनेस्टी का राजा या प्रिंस कभी भी स्पेन का राजा नहीं बनेगा, ये उसने कहा। अब पर्सिया इस बात को मानने से तैयार नहीं था। उसका कहना ये था कि क्योंकि ये मामला अब सुलझ चुका है तो इसे और ज़्यादा उलझाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। और यही दिक्कत, यही इस लड़ाई का कारण बनी थी, ये जो फ्रांस की जो डिमांड थी। अब यहाँ पर ये हुआ कि ये जब फ्रांस का एम्बेसडर पर्सिया के राजा के साथ ये बात कर रहा था कि जो अभी हमने कहा कि स्पेन का राजा कभी भी होरिजोनियन डायनेस्टी से नहीं आएगा, ये बात जब हो रही थी तो बिस्मार्क ने क्या किया, इस बात को लीक कर दिया। उसने लीक करा दिया प्रेस में। और प्रेस में लीक कैसे कराया, एडिट करके, मिर्च मसाला लगा के, ताकि जो पर्सिया के लोग हैं वो उनमें ये बात पहुँचे कि उनके पर्सिया के राजा के ऊपर दबाव डाला जा रहा है फ्रांस द्वारा। और इस फ्रांस में क्या पहुँचाई गई बात, ये एडिट करके, कि जो फ्रांस का जो समस्या है, फ्रांस के लिए जो खतरा है, वो उसका फ़ायदा पर्सिया उठा रहा है। और पर्सिया यहाँ पर होरिजोनियन डायनेस्टी का प्रिंस कोशिश कर रहा है कि स्पेन में बन जाए। दोनों देशों में नफ़रत की भावना भड़काने वाला काम बिस्मार्क ने किया था, एडिट करके उस जो बातचीत है उसको। अब ये हुआ कि जो फ्रांस है उसने लड़ाई की घोषणा कर दी, क्योंकि उसको इसीलिए लड़ाई की घोषणा करी, वो समझता था कि वो पर्सिया से ज़्यादा मजबूत देश है। और दूसरे जो यूरोपियन देश थे उस समय भी, शुरुआती समय में उनका मानना भी यही था कि इस लड़ाई में फ्रांस पर्सिया को हरा देगा। लेकिन क्योंकि पिछले 20-25 साल में, इस लड़ाई से पहले, पर्सिया ने अपने मिलिट्री के क्षेत्र में और अपने इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिए थे। तो उसका जो पावर थी वो फ्रांस के मुकाबले इस लड़ाई में जब शुरू हुई है मजबूत पोजीशन में आ गया था। और ये जो लड़ाई हुई इसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। और इसी को यूनिफिकेशन की आखिरी लड़ाई कहते हैं। इसके तहत सारा जर्मनी यूनिफाई हो गया था, ऑस्ट्रिया को छोड़ के पूरा जर्मनी पर्सिया के नेतृत्व में यूनिफाई हो गया था। तो इसमें भी बिस्मार्क की ये बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये इसमें क्या होगा आगे, जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये थी कि यूनिफिकेशन जब हो गया था जर्मनी का,
तो उसमें बिस्मार्क की भूमिका में हमें ये भी देखने को मिलता है कि बिस्मार्क ने जो देश मिले थे जर्मनी में, उनको उन्होंने पावर उनकी छीनी नहीं। यानी ये देश उन्होंने फेडरल टाइप का देश बनाया। हर क्षेत्र अपने मामले में ऑटोनोमस होगा। जर्मनी का जो यूनाइटेड जर्मनी बना, उसमें जैसे बेवेरिया क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र में ऑटोनोमस होगा। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र स्टेट थे जर्मनी के, वो अपने क्षेत्र में क्योंकि ये एक डिमांड थी इन लोगों की कि अगर यूनाइट करना है आपस में तो इनकी पावर ना ली जाए, इनकी पावर जैसी की तैसी बनाई जाए। तो बिस्मार्क ने इसको समझते हुए इनकी डिमांड मान ली थी। तो इस तरह से जर्मनी यूनिफाई हो गया था। लेकिन अब फ्रांस जब हार गया था तो ये बिस्मार्क चाहते थे कि फ्रांस के किसी भी क्षेत्र को अपने जर्मनी में नहीं मिलाया जाए। ये बिस्मार्क क्यों चाहते थे? वो इसीलिए चाहते थे क्योंकि अगर फ्रांस का कोई क्षेत्र ऊपर से ज़बरदस्ती अपने में मिला देता है तो फ्रांस का क्या हो जाएगा, उसके लोगों में जर्मनी के खिलाफ नफ़रत की भावना आ जाएगी। और वो नफ़रत की भावना से वो एक कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उन्हें मौका मिले और पर्से के ऊपर हमला करके वो उन क्षेत्र को वापस पा ले। ये बिस्मार्क को पता था, इसीलिए वो फ्रांस के किसी भी क्षेत्र में कब्जा नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस समय जो प्रस्य का राजा था और प्रस्य की जो जनता थी, उसकी डिमांड थी कि फ्रांस के क्षेत्र जो कि एलेक्स रोलेन, उसको जर्मनी में मिलाया जाए, जो कि फ्रांस की वेस्टर्न बाउंड्री में आता है। इसको क्या करा जाए, इसको जर्मनी में मिलाया जाए, यह डिमांड थी। तो बिस्मार्क को प्रेशर में आके ये डिमांड माननी पड़ी और जर्मनी ने इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया था, जो कि पहले इस लड़ाई से पहले फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गलती साबित हुई और बिस्मार्क ने जो सोचा था पहले, वो उनका जो डर था वो सही साबित हुआ। और अब फ्रांस जर्मनी का कट्टर दुश्मन बन गया था। इसके बाद इस क्षेत्र को जब पर्शिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, और उसके क्या परिणाम पड़े उसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जर्मनी जब यूनिफाई हो गया था तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि बिस्मार्क की थी। लेकिन अब जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था, उसके बाद बिस्मार्क को यूनाइटेड जर्मनी का चांसलर बना दिया गया और उन्होंने डोमेस्टिक जो क्षेत्र थे उनमें क्या क्या परिवर्तन किए उन्होंने, ये क्या क्या उनकी भूमिका थी, उसको अभी हम पढ़ेंगे। एक तो उन्होंने कुल्तर कम्फ, ये क्या चीज़ है, इसे कल्चर वार कहते हैं। ये जर्मन का शब्द है, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट तो इसका मतलब है कल्चर वार्स। ये कल्चर वार क्या थे? ये था इसका मतलब कि जो जर्मनी है उसमें दो धर्म तो एक ही था, क्रिश्चियन, लेकिन उसकी दो शाखाएं थी, कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंट। ये दो शाखा के लोग जर्मनी में 50% लोग रहते थे। 50% लोग कैथोलिक को मानने वाले थे और 50% प्रोटेस्टेंट शाखा को मानने वाले थे। तो ये बड़ी दिक्कत थी। जो प्रशिया था स्टेट, वो प्रोटेस्टेंट था, ठीक है। तो बिस्मार्क भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, तो कैथोलिक को बड़ा वो शक की निगाहों से देखते थे। कैथोलिक जो लोग थे या कैथोलिक स्टेट, जर्मन स्टेट जो कैथोलिक धर्म के आधार में चलते थे, उनके ऊपर वो शक करते थे। वो शक इसलिए करते थे क्योंकि कैथोलिक जो होता है धर्म, उसमें एक पोप होता है। कैथोलिक में क्या होता है? पोप। अब पोप कहाँ बैठता है? रोम में, जो कि इटली में आता है। तो बिस्मार्क को ये लगता था ये जो कैथोलिक लोग हैं ये बाहर से कंट्रोल किया जाता है इन लोगों को, ये जो पोप है ये कंट्रोल करता है। जबकि कौन कंट्रोल किसके द्वारा होना चाहिए ना? राजा द्वारा होना चाहिए। जबकि वह असलियत में कौन कंट्रोल करता है? पोप। कैथोलिक लोगों को पोप कंट्रोल करता है, ये बिस्मार्क को शक था। इसी कंट्रोल को हटाने के लिए बिस्मार्क ने जो कदम उठाए थे उसी को ही हम कुल्तनकम्फ कहते हैं। ये जो कुल्तनकम्फ था, ये बिस्मार्क द्वारा कैथोलिक स्टेट के खिलाफ उठाए गए कदमों को ही कुल्तनकम्फ में हमें लाते हैं। इसमें उसको जो भी कदम उठाए गए थे उन सब कदमों को इस कुल्तनकम्फ के रूप में जाना जाता है। अब क्या क्या कदम उठाए गए थे बिस्मार्क द्वारा? पहले उन्होंने कहा कि जो भी
प्रसिया के बिशप लोग हैं, कैथोलिक बिशप या कैथोलिक प्रीस्ट, ये इनको कौन चुनेगा? राजा चुनेगा प्रसिया का। प्रसिया का राजा चुनेगा इन लोगों को। लेकिन इससे पहले कौन चुनता था? पोप चुनता था इन लोगों को। तो क्योंकि ये लोग प्रसिया में निवास करते हैं, तो इनको चुनने का काम राजा का है, ये बिस्मार्क ने कहा था। ये इनका पहला कदम था और उन्होंने ये पोप का जो पावर थी बिशप और प्रीस्ट लोगों को चुनने की, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरा कदम इन्होंने ये उठाया कि जो एजुकेशन दी जाएगी कैथोलिक लोगों को, जो एजुकेशन मिलती थी पहले, वो क्या होती थी? धर्म के आधार में दी जाती थी। और उनको जैसे साइंस के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता था। तो बिस्मार्क ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब जो धर्म की जो भूमिका है एजुकेशन में, उसको हम हटाएंगे। अब जो एजुकेशन दी जाएगी वो किस आधार में दी जाएगी? पूरे जर्मनी में एक एजुकेशन दी जाएगी लोगों को। यानी जो प्रसिया में एजुकेशन मिलती है वो दूसरे जर्मनी स्टेटों में भी मिलेगी, चाहे वो कैथोलिक ही क्यों ना हो। ये भी उन्होंने कदम उठाया। ये और इसके अलावा मैरिज में भी उन्होंने कदम उठाया, क्योंकि पहले जो मैरिज होती थी कैथोलिक मैरिज, वो किस आधार में होती थी? जो पोप के द्वारा बनाए गए नियम के आधार में होती थी। लेकिन बिस्मार्क ने क्या किया? जो मैरिज होगी वो उसका तय कौन करेगा? नियम राजा करेगा, या फिर जो राजा की जो पार्लियामेंट है वो तय करेगी नियम। ये उनका कहना था। तो इस मैरिज में भी काफ़ी विरोध हुआ था। ये मुख्य 3 कदम उन्होंने उठाए थे। एक बिशप को कौन चुनेगा, दूसरा मैरिज वाला, और तीसरा एजुकेशन के क्षेत्र में। ये 3 कदम को ही हम कुलतंग कफ में लाते। अब ये हुआ कि ये कैथोलिक लोगों ने ये जो बिस्मार्क द्वारा कदम उठाए गए थे, इन्होंने विरोध किया। इन बिस्मार्क द्वारा उठाए गए कदमों का कैथोलिक लोगों ने विरोध किया। और उन्होंने किस तरह से विरोध किया? उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, जिसे सेंटर पार्टी कहा गया। और इस सेंटर पार्टी का जन्म ही इससे माना जाता है कि क्योंकि बिस्मार्क इनके जो कैथोलिक लोगों के जो कल्चर था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए इस सेंटर पार्टी का इनके द्वारा जन्म दिया गया था, इस कैथोलिक पीपल द्वारा। अब एक और चीज़ ये हुई कि आखिरकार बिस्मार्क को हार माननी पड़ी इस क्षेत्र में, क्योंकि जो कैथोलिक लोग थे, अब ये हमें पता होना चाहिए कि जब जर्मनी यूनिफाई हो गया तो यहाँ पर कैसा सिस्टम आया? किंग तो था यहाँ पर क्या था? किंग तो था, लेकिन जो पावर थी उसे शेयर किया गया था, पार्लियामेंट के साथ शेयर हो गया था। पार्लियामेंट और किंग दोनों ही पावरफुल इस क्षेत्र में थे। यानी अगर किंग को कोई भी अपना जैसा हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि बजट पास कराना था, या फिर कोई नया टैक्स लगाना था, या कोई नया नियम लाना था, तो उसको पार्लियामेंट की मंजूरी उसको लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पर भी जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था तो अभी भी यही सिस्टम रखा गया था कि किंग को जो भी चीज़ें नई लानी है उससे पहले उसे पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पर हुआ था कि क्योंकि जब बिस्मार्क अपनी इन पॉलिसी के तहत कैथोलिक लोगों के ऊपर ये नए नियम ला रहा था, तो कैथोलिक लोगों ने क्या किया? सेंटर पार्टी को अपना सारा वोट ट्रांसफ़र कर दिया। जितने भी कैथोलिक लोग थे सब सेंटर पार्टी को अपना वोट देते थे। तो इस वजह से जो सेंटर पार्टी है वो बहुत मजबूत पार्टी के रूप में पार्लियामेंट में उभर के आई। पार्लियामेंट में सेंटर पार्टी की जो वोटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा उनको सीटें मिलती थी। इस वजह से, क्योंकि बिस्मार्क के द्वारा लोगों इकट्ठा होकर उन्होंने सेंटर पार्टी को ही अपना वोट दिया, कैथोलिक लोगों ने। तो सेंटर पार्टी के पास बहुत ज़्यादा सीट थी पार्लियामेंट में, और क्योंकि सीट इनके पास ज़्यादा थी तो कोई भी जो बिस्मार्क हो या फिर राजा हो, उसको कोई भी अगर नया कानून निकालना था, उसको पास करवाना था, तो इनकी ज़रूरत पड़ने लग गई थी, उनको सेंटर पार्टी की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। अगर सेंटर पार्टी अगर अपना साथ नहीं देती है इस कानून को पास कराने में, तो फिर वो कानून लटक जाता था, पास नहीं हो पाता था। तो इसी वजह से बिस्मार्क को आखिरकार ये जो अपने उसके कदम उठाए गए थे उन कदमों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि सेंटर पार्टी की डिमांड थी कि हम तब तक आपको सपोर्ट नहीं देंगे बिस्मार्क को जब तक आपने ये जो कदम
हमारे ऊपर लगाए, ये नियम हमारे ऊपर लगा दिए हैं, इनको जब तक आप वापस नहीं ले लेते हो तब तक हम आपको ये जो भी आपके पार्लियामेंट में जो भी आप प्रस्ताव ला रहे हो उनको हम सहमति नहीं देंगे, उनको पास नहीं कराएंगे। तो इसी वजह से मजबूरन बिस्मार्क को ये जो अपने नियम कानून उन्होंने बनाए थे उनको वापस लेना पड़ा, और इसी को ही हम कुल्तन कम्फ का एंडिंग कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था डोमेस्टिक जो पॉलिसी के तहत बिस्मार्क ने उठाया था। इसके अलावा बिस्मार्क ने दूसरे उनके कदम के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में बिस्मार्क ने जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था तो उसके कुछ समय बाद 1873 में पूरे यूरोप में रिसेशन आ गया, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, यानी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लग गई थी। तो बिस्मार्क ने क्या किया इस सिचुएशन में, उन्होंने सबसे पहले तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना दी। इससे पहले जो प्रशिया था वो फ्री ट्रेड के हिसाब से चलता था, यानी यूरोप के जो दूसरे देश थे उनके साथ जो व्यवहार करता था उसमें कम से कम टैक्स लगाने की जो पॉलिसी है उसके आधार में प्रशिया वो करता था, व्यापार करता था। लेकिन जब ये डिप्रेशन की शुरुआत आई तो बिस्मार्क ने इस पॉलिसी को ख़त्म करके टैरिफ वाली पॉलिसी अपना दी। इसका मतलब ये है कि जो यूरोप के दूसरे देश हैं उनके साथ बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी के जो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का कोई भी सामान अगर टैरिफ वाला सिस्टम आ गया, इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन से कोई कपड़ा बन के आ रहा है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सामान बन के आ रहा है तो वो जब जर्मनी में पहुंचेगा तो जर्मनी टैरिफ लगेगा इसमें, और टैरिफ लगेगा तो टैरिफ लगने से ये महंगा हो जाएगा तो लोग इसे नहीं खरीदेंगे। तो यही तरीका बिस्मार्क ने अपनाया। इसके तहत जो बाहर का सामान था वो जर्मनी में महंगा हो गया। इससे क्या फ़ायदा होना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर बिस्मार्क ने ये सोचा जर्मनी के लोगों को, क्योंकि बाहर के लोग तो अब बाहर हो गए, तो जो भी सामान जर्मनी के लोग इस्तेमाल करेंगे वो किसका होगा, मेड इन जर्मनी का होगा। ये पॉलिसी के तहत उन्होंने अपनाया। दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने टैरिफ इंडस्ट्री के क्षेत्र में तो लगाए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तो उन्होंने लगाया टैरिफ, लेकिन साथ साथ में उन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो प्रशिया वाला क्षेत्र था ये, यहाँ पर अच्छी खेतीबाड़ी होती थी, यहाँ पर अच्छी खेतीबाड़ी होती थी। उससे क्या होना था, यहाँ पर जैसे लिखा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, ताकि इस क्षेत्र में जो इनका मार्केट है एग्रीकल्चर का, इनको भी ये मार्केट की ज़रूरत यहाँ पर चाहिए थी, क्योंकि इनको भी अपना जो एग्रीकल्चर का अनाज होता है उसको इन्होंने बेचना था। तो अगर बाहर का कोई देश जर्मनी में एग्रीकल्चर बेचता है, अनाज का कोई भी सामान बेचता है, तो उसको टैरिफ के ज़रिए से उसका जो सामान है वो जर्मनी पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाएगा। तो महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो उनको अपने ही देश का अनाज खरीदना पड़ेगा। ये दो तरीके अपनाए गए थे बिस्मार्क के द्वारा। टैरिफ लगाया गया था, इंपोर्ट टैरिफ जिसे कहते हैं। इसके तहत जर्मनी का में क्या चेंजेस आए कि जर्मनी की जो पहले पॉलिसी थी फ्री ट्रेड की, उसे चेंज करके उन्होंने प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसी अपना दी थी। एक ये इकोनॉमी के क्षेत्र में बिस्मार्क ने ये चेंजेस किए थे। दूसरा जर्मनाइजेशन भी कर दिया था बिस्मार्क द्वारा, यानी इसका मतलब ये है कि जो पोलैंड का लोग हैं उन्हें पोल्स कहते हैं या पॉलिस कहते हैं, वो लोग माइनॉरिटी थे जर्मनी में। तो बिस्मार्क उनको खतरा समझता था। बिस्मार्क को ये लगता था कि ये लोग अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करते रहेंगे, और इनकी अगर आज़ादी को हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको कम से कम अधिकार देने चाहिए ये पोल्स लोगों को, तभी ये विद्रोह प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। अगर हम इन्हें आज़ादी देंगे तो इन्होंने अपने के लिए अलग देश बनाना है, ये इनको लगता था बिस्मार्क को। इसलिए ये जो पोल्स लोग थे उनको कम से कम अधिकार देना चाहते थे, ये इनकी
जर्मनाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। या फिर जर्मनाइजेशन की एक दूसरी प्रोसेस में हम ये भी देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर पोल्स लोग रहते हैं वहाँ पर जर्मन लोगों को उनको ज़मीन देके वहाँ पर बसा दिया जाए। इससे क्या होगा कि पोल्स वाले माइनॉरिटी में आ जाएंगे और तब वहाँ पर विद्रोह की जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी। इसी को हम जर्मनाइजेशन की प्रोसेस को बिस्मार्क ने यहाँ पर समर्थन दिया था। अब आता है सोशलिज्म में बिस्मार्क ने क्या क्या किया था। सोशलिज्म जो था इस समय जर्मनी में काफ़ी मजबूत था सोशलिज्म की विचारधारा। तो बिस्मार्क को एक खतरा लगता था सोशलिज्म से, क्योंकि सोशलिज्म का जो सिद्धांत था उसके हिसाब से जो किंग वाला सिस्टम था, मोनार्की वाला, इसको ही ख़त्म करना चाहता था सोशलिज्म की जो विचारधारा थी। इसलिए बिस्मार्क इसको पसंद नहीं करता था। तो बिस्मार्क ने इस विचारधारा को रोकने के लिए उसने कई कदम उठाए, जैसे कि उसने एंटी सोशलिस्ट लॉ पास कराए। सोशलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी थी जैसे सोशलिस्ट पार्टी, उसको इसने बैन करा दिया। इसके अलावा उनके जो न्यूज़पेपर थे सोशलिस्ट न्यूज़पेपर, उसे भी बैन हो गए। ये सब चीज़ें बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई थी। लेकिन बिस्मार्क को ये भी पता था कि सोशलिज्म को अगर रोकना है तो हमको कोई कदम उठाने ऐसे पड़ेंगे जिससे सोशलिज्म की जो विचार है वो लोगों में कम से कम फैले। और उन्होंने इसी को देखते हुए उन्होंने एक कदम उठाया जो कि था लोगों को अधिकार देना। यानी वर्किंग क्लास लोगों का ही वर्ग था जो कि सोशलिज्म की तरफ जा रहा था। तो इन्होंने वर्किंग क्लास के लोगों को अधिकार देने लग गए ताकि ये सोशलिज्म की तरफ अग्रसर ना हो। ये बिस्मार्क द्वारा ये अपनाया गया था कदम। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्किंग क्लास को सोशल बेनिफिट देना शुरू कर दिया, जिसमें एक्सीडेंट और ओल्ड एज इंश्योरेंस शामिल था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे पैसे मिलेंगे, या फिर उसका जो खर्चा भी होगा एक्सीडेंट के बाद वो सरकार उठाएगी उसका खर्चा। ओल्ड एज इंश्योरेंस, सभी व्यक्ति जो भी वर्कर है, मजदूर है, उसको इंश्योरेंस का भी यहाँ पर बिस्मार्क द्वारा कदम उठा के उसको इंश्योरेंस के तहत सुरक्षित कर दिया गया था। तो इन कदमों से बिस्मार्क को ये लग रहा था अगर हम ये कदम उठा लेंगे तो लोग सोशलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, जो वर्किंग क्लास लोग हैं। लेकिन इन कदम उठाने के बावजूद लोगों का ये सोशलिज्म की तरफ अग्रसर जो लोग हो रहे थे वो होते रहे। और जब बिस्मार्क के बाद जो इन सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर जो बैन था, बिस्मार्क जब सत्ता से हट गए थे तो बैन को ख़त्म कर दिया था। तो अब सोशलिज्म जो पार्टी थी वो अब जब उनको वापस बैन हटा के उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट जब किया तो उनको बहुत बड़ी मात्रा में सीट मिली थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं जो बिस्मार्क ने सोचा था कि हम ये अधिकार अगर दे देंगे वर्किंग क्लास लोगों को तो सोशलिज्म की तरफ लोग नहीं जाएंगे। ये जो उनका सोचने का तरीका था ये सही नहीं था, क्योंकि हमने देखा अभी कि किस तरह से आगे सोशलिज्म बहुत तेज़ी से जर्मनी में फैला था। अब इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देख लेते हैं हम। फॉरेन पॉलिसी के तहत बिस्मार्क जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बिस्मार्क नहीं चाहते थे कि फ्रांस का कोई भी हिस्सा जर्मनी एनेक्स करे, अपने में मिलाए। लेकिन उन्हें प्रेशर में आकर एलेक्स लॉरेन जो जगह है फ्रांस की उसको जर्मनी में मिलाना पड़ा। इससे क्या हो गया कि फ्रांस जर्मनी का परमानेंट एनिमी बन गया, दुश्मन ही हो गई परमानेंट। इससे ये खतरा हो गया था जर्मनी को कि फ्रांस अब क्या करेगा, मौके का इंतज़ार करेगा कि किसी तरीके से जर्मनी को कभी अगर आगे समय में जर्मनी कमज़ोर होगा तो फ्रांस उस मौके का फ़ायदा उठा के जर्मनी के ऊपर अटैक करेगा। ये बिस्मार्क को यहाँ पर डर सता रहा था। इसीलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने फ्रांस को आइसोलेट करने की कोशिश करी। इस आइसोलेट करने का मतलब ये है कि फ्रांस का कोई दोस्त ना बन सके यूरोप में, कोई भी दोस्त यूरोप में फ्रांस का ना बन सके। ये इसी पॉलिसी को आइसोलेशन पॉलिसी कहते हैं, जो कि बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई थी। इसके तहत उन्होंने 3 देशों के साथ संबंध बनाए बिस्मार्क ने। कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया जो कि उनके साथ पहले से मिला हुआ था, रसिया जो कि इधर की तरफ है, और ब्रिटेन। इन तीनों देशों के साथ बिस्मार्क ने बहुत अच्छे संबंध बनाए थे। अगर ये 3 देश जर्मनी के दोस्त बने रहेंगे तो फिर फ्रांस कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आइसोलेट होकर रह जाएगा।
लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी जर्मनी का दुश्मन बन जाएगा तो फिर फ्रांस के पास मौका मिल जाएगा कि वो जर्मनी के ऊपर अटैक कर सके। तो बिस्मार्क ने इन तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, रसिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के साथ। इनके समय में तो अच्छे संबंध चलते रहे, आगे हम देखेंगे बाद में कि किस तरह से वो चेंजेस आते रहे थे। जब बिस्मार्क के जाने के बाद क्या हुआ कि ये संबंध जो जर्मनी के बिस्मार्क ने बनाए थे ये बिगड़ते जा रहे थे आपस में, तो उसे तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बिस्मार्क ने ये तरीका अपनाया था फ्रांस को रोकने का। अब हम कोलोनीज एंड इम्पेरियलिज्म के बारे में देखते कि अब ये हुआ कि जर्मनी जब यूनिफाई हो गया था तो बिस्मार्क ने क्या किया कोलोनियलिज्म के क्षेत्र में। उसने कहा कि हमको कोई भी कॉलोनी की ज़रूरत नहीं है। बिस्मार्क का ये कहने का मतलब था पहले, हमको ना अफ्रीका में कोई कॉलोनी चाहिए, ना एशिया में कोई कॉलोनी चाहिए, ना अमेरिका में कोई कॉलोनी चाहिए। लेकिन पब्लिक चाहती थी जर्मनी की कि जैसे इंग्लैंड की कॉलोनी है, फ्रांस की कॉलोनी है, वैसी जर्मनी को भी कॉलोनी अपनी बनानी चाहिए। ये एक प्रेस्टीज का मामला है, क्योंकि जर्मनी अब इतना मजबूत देश बन चुका है तो उसका हक है कि वो कॉलोनीज़ में अधिकार करे। लेकिन बिस्मार्क ये नहीं चाहते थे। उनको पता था कि कॉलोनीज़ हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगी। वो क्यों बनेगी सिरदर्द? क्योंकि पहले तो उनको कॉलोनीज़ को कब्जे में लेना तो आसान है, लेकिन उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, कैसे कॉलोनीज़ से हमें पैसा मिले, ये बड़ा मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि जर्मनी का पैसा जाए कॉलोनीज़ में और जर्मनी को सब्सिडाइज़ करना पड़े कॉलोनीज़ को, ये बिस्मार्क को पता था। दूसरा, उन्होंने इस कॉलोनिज़्म के खिलाफ इसलिए भी रहे हो क्योंकि अगर कॉलोनीज़ जर्मनी बना देता है तो उसके संबंध ब्रिटेन से ख़राब होने लग जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते थे। क्योंकि ब्रिटेन की अफ्रीका में कई कॉलोनीज़ थी, तो अगर जर्मनी भी उसी क्षेत्र में कॉलोनी अपनी बनाने लग जाएगा तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आपस में संबंध बिगड़ने लग जाएंगे। अगर अफ्रीका में संबंध बिगड़ने लग गए तो उसका असर यूरोप में भी पहुंचेगा और इन ब्रिटेन और जर्मनी के संबंध खराब हो जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि इन तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध होने ज़रूरी है, तभी फ्रांस को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये कॉलोनी सिस्टम के पक्ष में नहीं थे। हालांकि जो पब्लिक प्रेशर में लोगों का जो प्रेशर था उसके सामने उन्हें झुकना पड़ा और कुछ भागों में, अफ्रीका के कुछ भाग जो कॉलोनाइज नहीं हुए थे, उसमें जर्मनी ने अपनी कॉलोनाइजेशन अपनी वहाँ पर कॉलोनीज़ वहाँ पर अस्तित्व में ला दी थी। अब इनका डाउनफॉल पर लेते हैं हम। क्यों हुआ इनका, ये जो थे विल्हम सेकंड नए राजा चुने गए थे। जो पुराने राजा जिनके साथ बिस्मार्क के अच्छे संबंध थे, उनकी मृत्यु होने के बाद नए राजा चुन के आए थे विल्हम सेकंड। अब ये विल्हम सेकंड ऐसे व्यक्ति थे जो कि खुद अपने फैसले खुद लेना वाले व्यक्ति जिन्हें कहते हैं, उनमें ये शामिल थे। इन्हें दूसरे लोगों की बात सुनना पसंद नहीं था, ये अपने फैसले खुद लेते थे। तो इसी वजह से बिस्मार्क के साथ इनके संबंध बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि जो पुराना वाला राजा था उसने अपनी सारी जो पावर है वो बिस्मार्क को ट्रांसफ़र कर रखी थी। तो बिस्मार्क ही सारे फैसले लेता था पहले, लेकिन जब ये नया राजा आ गया तो ये अपनी मनमानी करने लग गया था। इसके अलावा जो नया राजा था वो जर्मनी को चाहता था कि जर्मनी जो दूसरे देश है उससे जो अपने, जैसे कि ब्रिटेन की नेवी बहुत मजबूत है, ये जो नया राजा था ये भी चाहता था कि जर्मनी भी अपनी नेवी मजबूत बनाए ब्रिटेन के बराबर। लेकिन बिस्मार्क चाहते थे कि अगर जर्मनी अपनी नेवी को ब्रिटेन के बराबर मजबूत बना देगा तो ब्रिटेन को क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसे डर सताने लग जाएगा कि ये जर्मनी क्यों इतनी मजबूत नेवी बना रहा है, कहीं इसका इरादा मेरे ऊपर अटैक करने का तो नहीं है। ये ब्रिटेन को ऐसा डर हो जाएगा। इसलिए बिस्मार्क चाहते थे कि जर्मनी को अभी फ़िलहाल नेवी के क्षेत्र में अभी इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ गया था। एंटी सोशलिस्ट जो बिल था उसके बीच उसमें भी डिफरेंसेस दोनों बिस्मार्क और नए राजा के बीच में आने शुरू हो गए थे। इसलिए आने शुरू हो गए थे क्योंकि बिस्मार्क चाहते थे कि जो सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर बैन लगाया था बिस्मार्क ने वो जारी रहे। लेकिन नए राजा ये चाहते थे कि सोशलिस्ट जो पार्टी है उसको अब,
क्योंकि अब वो ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा था उन्हें, तो उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो इस सोशलिज्म की विचारधारा में भी इन दोनों का डिफरेंसेस थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया आखिरकार। बिस्मार्क ने चांसलरशिप्स के जो था वो लगभग 20 साल तक जर्मनी के चांसलर बने रहे, 1871 से लगभग 1890 तक ये चांसलर बने रहे थे। तो आखिरकार 19 साल की सर्विस देने के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इसी वजह से दिया क्योंकि इनके संबंध राजा के साथ अच्छे नहीं थे। अब 1898 में इनकी मृत्यु हो गई थी बिस्मार्क की, और मृत्यु के समय ये बिटरमैन यानी जो चीज़ें इनके आसपास हो रही थी उससे ये सहमत नहीं थे। इनके जाने के बाद जर्मनी ने इनकी जो पॉलिसीज़ थी उनको इन्होंने उलट फेर कर दिया था। इन्होंने फॉरेन के क्षेत्र में जो भी अपने अलायंस बनाए थे, या फिर इन्होंने जो इकोनॉमी के क्षेत्र में प्रोटेक्ट वाली जो पॉलिसी अपनाई थी उसको भी जर्मनी के नए जो चांसलर आए थे उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया था उस पॉलिसी को, और नई पॉलिसी अपनाई थी। तो इस वजह से जो बिस्मार्क थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बिटर मैन हो गए थे, यानी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे थे जो नई चीज़ें हो रही थी। तो 1898 में उनकी बिटर मैन के तौर में मृत्यु हो गई थी। अब उनकी जो लेगेसी है वो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उन्होंने जर्मनी का यूनिफाई कराया था, और इसके अलावा वो रियल पॉलिटिक की विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें बिस्मार्क का नाम आता है। ये रियल पॉलिटिक क्या चीज़ हुई? ये रियल पॉलिटिक का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स में सम्मिलित है, उसकी जिस व्यक्ति की कोई अपनी विचारधारा नहीं होती है उसे हम और वो व्यक्ति केवल अपनी पावर, जहाँ पर उसे पावर मिलती है वहीं पर ही वो घुस जाता है। उसे बस विचारधारा चाहे कुछ भी हो, लेफ़्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, इससे उसे ज़्यादा मतलब नहीं होता, उसे बस पावर से मतलब होता है, उसे पावर चाहिए। ये इस विचारधारा की शुरुआत किसने की थी? बिस्मार्क ने। वो क्या करते थे, उनको जब सेंटर पार्टी शुरुआत में हमने देखा था भी, जब कैथोलिक जो सिस्टम था उसके खिलाफ जब उन्होंने कदम उठाए थे तो सेंटर पार्टी का जन्म हुआ था। और सेंटर पार्टी ने क्या किया था, बिस्मार्क का विरोध किया था शुरू में, लेकिन जब बिस्मार्क ने अपने ये कदम वापस ले लिए थे तो सेंटर पार्टी बिस्मार्क के साथ आ गई थी। ठीक है। इसी तरह से लिबरल लोग क्या था, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था तो ये क्या थे, बिस्मार्क के साथ थे शुरू में। लेकिन जब बिस्मार्क ने जर्मनी का इकोनॉमी नीचे जा रही थी तो बिस्मार्क ने क्या अपनाया था, हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, प्रोटेक्ट वाली नीति अपनाई थी। तो इनको प्रोटेक्ट वाली नीति पसंद नहीं थी, तो ये क्या हो गया, ये बिस्मार्क के खिलाफ हो गई, ये वाले लोग, लिबरल लोग। जब बिस्मार्क ने जो प्रोटेक्ट वाली नीति अपनाई थी तो ये इन्हें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये चाहते थे फ्री ट्रेड आगे भी जारी रहे, तो इसलिए बिस्मार्क के ये खिलाफ हो गए। अब क्या हुआ, बिस्मार्क ने क्योंकि उसे पार्लियामेंट में अपने साथियों की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया, जो लिबरल लोग उसके कोलिशन में होते थे उसको बिस्मार्क ने हटा दिया अपने कोलिशन से, और सेंटर पार्टी के लोगों को अपने कोलिशन में मिला दिया। ये बिस्मार्क का, इसी आधार में बिस्मार्क अपने पॉलिटिकल डिसीजन ऐसे लेते थे कि उन्हें जब किसी की ज़रूरत महसूस होती थी, तो चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, वो उनका काम बन रहा था बिस्मार्क का, तो बिस्मार्क उस पार्टी को अपने कोलिशन में मिला देते थे। ये इस रियल पॉलिटिक इसे कहते हैं। तो रियल पॉलिटिक का जब हम नाम सुनते तो बिस्मार्क का जिक्र आता है। इसके अलावा नाजी व्यू ऑफ बिस्मार्क क्या है, जो नाजी लोग थे जिसमें हिटलर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हिटलर बहुत पसंद करते थे बिस्मार्क को, और बिस्मार्क का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था हिटलर के ऊपर। जैसे कि जर्मनाइजेशन की जो प्रोसेस थी, जिसके तहत पोल्स वाला क्षेत्र उसमें जर्मन लोगों को बसाने की जो पॉलिसी थी बिस्मार्क द्वारा, वो आगे जाके हिटलर ने भी अपने काल में अपनाई थी। इसके अलावा बिस्मार्क ने जो यूनिफाई कराया था जर्मनी को, उससे भी काफ़ी प्रभावित थे हिटलर। और एक और चीज़, जो बिस्मार्क थे डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, उन्हें मजबूरन में डेमोक्रेसी वाला सिस्टम अपनाना पड़ा। उनकी बस चलती अगर बिस्मार्क की, तो कभी भी वो डेमोक्रेसी को अपने क्षेत्र में नहीं आने देते। तो जो हिटलर थे वो भी डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हिटलर
प्रभावित हुए थे बिस्मार्क से। तो ये कुछ है बिस्मार्क का, हमने बायोग्राफी पढ़ी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।